नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएनटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। तो चलिए लेते हैं हम सबसे पहले पहला सवाल, जहां हमें दिया गया है कि निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं है, यह पता करना है। तो एपी में होने के लिए कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि यदि वो एपी में हैं तो उनका सर्वांतर क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो देखते हैं कि है कि नहीं है। तो जो जानकारी दी गई है कि भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर का किराया जो है वह है 15। कितना है? पहले किलोमीटर का 15 है। फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 बढ़ता जाता है, तो फिर 23 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? सर्वांतर समान है। तो चूंकि क्या है? सर्वांतर समान है, ठीक है, समान है, जो 8 है। अतः क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो दी गई जानकारी क्या है कि सूची एपी में है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में बोल रखा है कि जैसे ही हम किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप लगाते हैं तो हर बार वह जो हवा बची रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल फेंकता है। तो किस बेलन का आयतन मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है? भी होगा। फिर अगली बार उसमें से 1/4 निकाल लेगा तो शुरुआत में कितना होता है? 1/4 भाग है। तो अगर हम देखें तो 1/4, तो टोटल भाग क्या है? यहाँ पर कुल भाग है 4, और उसमें से हम ले रहे हैं 1, तो कुल 4 है, तो 4 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा? 3/4 भी बचेगा। अब इसका फिर से क्या करेंगे? फिर से इसका 3/4, 1/4 निकालेंगे तो फिर से 3/4 आएगा, इसलिए 2 बार 3/4 आएगा तो 3/4 का वर्ग भी हो जाएगा। फिर एक बार और 3/4 आएगा, 1/4 फिर से निकालेंगे तो बचा हुआ इसका 1/4 निकालेंगे तो फिर इसका भी 3/4 आएगा, तो 3/4 का 3। इसी तरीके से क्या आएगा? आगे बढ़ता रहेगा। तो चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः क्या हो जाएगा? दी गई जानकारी की सूची एपी में नहीं है। तो यहां पर जो भी जानकारी से बन रहा है ये सूची, तो वहां पर वो एपी में नहीं आ रही है। अगर हम तीसरे की बात करें तो जो तीसरा हमें दिया गया है वह दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई करने के बाद जो उसमें लागत आती है कुआं खोदने में, तो पहले की लागत है 150 रुपए। फिर
उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई जैसे 1-1 मीटर और बढ़ती जाएगी तो खुदाई बाद में 50 मीटर और बढ़ती जाती है, तो इससे 50 बढ़ करके फिर क्या आ जाएगा 200 आएगा, फिर 200 में 50 और बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जितना हम बढ़ाना चाहें जब तक। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या है 50-50 बढ़ रहा है, इसलिए यह क्या होगा एपी में होगा। तो चूंकि सर्वांतर समान है जो 50 है, ठीक है। यहाँ हमें जो की जानकारी नहीं चाहिए थी, समान होना चाहिए था बस, लेकिन जो स्पष्ट है आसानी से हम पता लगा पा इसलिए लिख दे रहे। तो 50 है, अतः क्या होगा, अतः दी गई जानकारी की सूची एपी में है। अब हम बात करें अगर चौथे सवाल की ओर, तो चौथे में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमा की जाती है। तो यदि हम जमा करेंगे तो हमारा पहले 10,000 रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगले वर्ष जब हमें मिलेगा तो एक धन 8/100 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 10,000 गुणे एक धन 8/100, ये तो उतना ही रहेगा। दूसरे साल के लिए घात 2 हो जाएगी। तीसरे साल की बात करेंगे तो इसी तरीके से 10,000 गुणे, या कहीं गुणा नहीं लगाए तो यहाँ छोड़ देते हैं जिससे एक समान हो, गलती ना लगे कि अलग है कुछ, बटे 100 की घात 3 हो जाएगा और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा यह। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या है समान नहीं है, क्योंकि ये क्या है घात 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 रहेगी, कहीं 1 है, तो अलग अलग मान आएंगे। तो चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई जानकारी की सूची एपी में नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी हमें दी गई है वह एपी में नहीं होगी। तो पहले हमें जो जानकारी दी गई है उससे हमें क्या बनाना है, इस तरीके से लिख लेना है संख्याओं को, फिर पता लगाना है कि क्या यह सर्वांतर समान है या नहीं है। यदि सर्वांतर समान है तो जानकारी की सूची एपी में होगी, और अगर नहीं है सर्वांतर समान तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब हम लेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में दिए हमें बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यदि यहाँ पर प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया है तो पहला जब लेते हैं तो यहाँ ए बराबर है 10 और डी बराबर है वो भी 10 ही है। तो भाई ए पहला पद है, ठीक है, तो पहला पद तो हो गया 10, फिर अंतर भी 10 का ही है, और यहाँ पर 10 कैसा है धनात्मक है, तो 10 में आगे 10 जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 20, फिर 20 में आगे फिर से 10 जोड़ दिए तो 30, 30 में फिर आगे 10 जोड़ दिए तो 40, तो ये हो गए हमारे पद। अब दूसरे नंबर में ए बराबर है -2 और बी नहीं डी बराबर होगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या होगा -2, अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, फिर -2 में 0 जोड़े तो फिर
जोड़े या घटाएं क्या पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो रहता है वही रहे। इसलिए तो ये था बहुत ही आसान। जब भी हमें क्या करना है, इस तरीके से पद लिखने होंगे एपी के, तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं। अब बात करें तीसरे नंबर में, तो यहां पर ए बराबर है 4 है और डी बराबर है -3, तो हमारा पहला पद हो जाएगा 4, फिर 3 है। अब 4 में हम 3 जोड़ेंगे, लेकिन -3 जोड़ेंगे तो धन और ऋण बाद में क्या हो जाएंगे, यहाँ देख ले 4 धन 3 -3, तो धन ऋण क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है 3, तो 4 में 3 चले गए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें भले जोड़ना है पर वो उससे घट रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर 1 में फिर से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो गए 4 पद। ठीक है, जब यहाँ पर हम 1 कर देंगे, 1 -3, फिर जो आएगा यानी कि -2 आएगा, और -2 -3 करेंगे तो ये क्या है, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे। ये धनात्मक था इसलिए घट गया, 3 में 1 घटा तो 2, तो इस तरीके से आया। हमें जोड़ना जरूर है, लेकिन ऋणात्मक को जोड़ना है तो धन और ऋण का जो गुणनफल होता है, अर्थात विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक चिन्ह लेकर के आता है। 4 चौथा है ए बराबर -1 है और डी बराबर 1/2। ए बराबर है -1 और डी बराबर है 1/2। अब हम चलते हैं, -1 ले लेते हैं, डी क्या है, 1/2 है। -1 में अगर हम 1/2 जोड़े तो क्या आएगा, यह थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए बहुत कठिन सवाल लगता होगा, लेकिन अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में अगर इसका उपयोग करें कि यह 1/2 न बोल करके करें, आधा है तो -1 है, इसमें 1/2 क्या करें, जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, आधा। अब चूंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक होगा तो क्या होगा, 1 और आधे में घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आधा ही आएगा और ऋण आएगा। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा थी। अब इधर हम गणित में देखें तो -1 धन 1/2 मिश्र जैसे है, तो 2 1 कम -2 धन 1/2, तो -2 धन 1 ऋण 1/2, तो ये ऋण 1/2 आया। अब यहाँ उत्तर के हिसाब से तो 1 दूनी 2, इसलिए 2 आया था, तो 2 1 कम 2 कर दिए हैं। तो आप लघुत्तम से भी इसे हल कर सकते हैं, मिश्र के जैसा है इसलिए सीधे तौर पर भी कर सकते हैं, या अपनी बोलचाल में समझ सकते हैं कि भाई 1 में आधा चला गया तो आधा ही आएगा, और आधा जो कि 1 क्या था, ऋणात्मक था, इसलिए ऋणात्मक आया। अब हम ऋण 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, जब उसी चीज में वही चीज जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, शून्य आता है। अब शून्य में आधा और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आधा ही आएगा, शून्य के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है अगर हम इसे आधा समझ के चलते हैं तो, वरना फिर इस तरीके से भी जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ पर 5वां सवाल, 5वें में ए बराबर हमें जो दिया गया है वह है -1.25 और डी बराबर जो दिया गया है सर्वांतर वह है -0.25। ठीक है, तो -1.25 यह हो गया हमारा पहला पद। अब इसमें हम जोड़ेंगे तो फिर से यह इसी तरीके से होगा, -1.25 धन फिर आएगा -0.25। अब अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ धन ऋण आगे क्या आता है, ऋण ही आएगा, और जब दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो गए तो क्या आएगा, वह जुड़ेंगे, और जुड़ करके क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक आएगा, यह पता कर लिया। 1.25 में 0. जब 25 जोड़ते हैं
तो दशमलव के इधर इधर वाले बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम 25 में 25 जोड़ देते हैं तो 50 आता है। तो या तो इकाई इकाई जोड़ते हैं तो 5 5 10 का शून्य, हासिल आया 1, 2 2 4 1 5। अब हासिल नहीं आए तो इधर 1 है इधर शून्य है तो 1 दशमलव ये हो गया। ठीक है, अगर हम कुछ पुराने जमाने को याद करें, जहाँ 25 पैसे 50 पैसे जब चलते थे तो इस तरीके से बहुत आसानी से जोड़ देते थे। 1 रुपये 25 पैसे में 25 पैसे और जोड़ेंगे तो 1 रुपये 50 पैसे, तो 1.50 पैसे आ गए रुपये। तो ये और भी आसान हो सकता था, लेकिन आज के ज़माने में नहीं चलता है, इसलिए इसे हम अपने बोलचाल में इस तरीके से आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन यदि आप इसे 1.25, 1.5, 1.25 इस तरीके से समझोगे तो इस भाषा में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो अगला आएगा, इस 1.5 में जो हम क्या जोड़ देते हैं, 25 और जोड़ देंगे तो जो आएगा वह 1.25 ही होगा। और 1.5 में फिर से ऋण आएगा, फिर 25 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस बार 1.50 में ऋण 0.25 हो जाएगा। तो इधर 50 और 25 75, तो ऋण 1.75। इसी तरीके से इसी कड़ी में इसमें और आगे हम ये जोड़ेंगे तो 75 और 25 क्या हो जाता है, 100। 100 मतलब 0 0 और हासिल क्या जाती है 2, जो 2 इधर आएगा 1 और 1 इसका 2, तो 2 दशमलव चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। तो अब हम इसको शून्य की जरूरत नहीं है तो इस शून्य को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यह आ जाता है। लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा और नहीं लिखेंगे तो, अगर आप यहीं से सीधे तौर पर जोड़ रहे थे कर रहे थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे फिर आप कट पिट ना करें, और अगर अलग से कर रहे हैं तो फिर ना लिखें। तो यह हमारे हो गए पद। देखा आपने किस तरीके से, तो सर्वांतर को हमको जोड़ना है, भले ही अगर यदि वो ऋणात्मक है तो जुड़ने के बाद वो घटेगा ही बावजूद, तो इसलिए हमें यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, विधि को सही और सटीक जानकारी के आधार पर उसे हल करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अब हम लेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में इसका उल्टा करना है, वहां पर हमें जो पद दिए गए हैं और वहां से ए और डी के मान निकालने हैं। यहाँ ए और डी के मान दिए थे, हम पद बना रहे थे। तो तीसरे सवाल में हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद तो प्रथम होगा, जो सबसे पहले शुरुआत में है वही प्रथम पद होगा, उसे कुछ नहीं करना है, देखना है जो लिखा हुआ है उसे लिख देना है। अब बारी आती है सर्वांतर की। सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर हमको क्या करना है, कोई भी दो लगातार के पद लेने हैं, उसमें से बाद वाले में पहले वाले को, अगर इन दोनों को लेंगे तो दूसरे में पहला, तीसरे को लेंगे तो तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा। तो इस तरीके से कभी कभी ऋणात्मक शुरुआत में रहते हैं तो हमें धनात्मक वाले आसानी से हम कर सकते हैं, धन ऋण ना करना पड़े। तो यदि उसमें हमें भ्रमित नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं जाती है, तो शुरू के दोनों पदों में कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा पद है क्या है, 1। तो 1 में हम ऋण 3 कर दें तो बराबर क्या आएगा, 1 ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 2 क्या है, सर्वांतर है। अब दूसरे सवाल की बारी आती है। तो दूसरा सवाल जो है ऋण 5, फिर है ऋण 1, 3, 7 और इस तरीके से 108। अब यहां देखेंगे तो प्रथम पद यदि हमसे पूछ लेता है तो हम यह कहेंगे यह तो बिल्कुल मुफ्त का है, फ्री का नंबर है, क्योंकि इसे तो कुछ नहीं करना है, बस देखना है सबसे शुरुआत में सबसे पहले क्या चीज लिखा है। इस बार ऋण 5 लिखा है इसलिए ऋण 5 होगा। और साथ ही साथ सर्वांतर भाई, सर्वांतर डी के लिए मैंने क्या बताया है कि आप इसमें से इसको दूसरे में से दूसरे को निकालो। तो ऋण 1 ऋण, अब ऋण 5 है तो ऋण 5 पहला ऋण है जो हमें घटाने वाला है,
दूसरा ऋणात्मक चिन्ह है, उस संख्या का जो संख्या ही ऋणात्मक है, तो यहाँ से क्या आएगा, बराबर हो जाएगा ऋण हो जाएगा धन 5 बराबर 5 में 1 चले गए तो 4। ठीक है। दूसरा तरीका, इसको यहाँ से भी अगर हम यहाँ से दिक्कत होती तो 7 में से पद, तो जो भी पद ले उसमें उसके पहले वाले पद को घटा देना है। यदि वह एपी में है तो ही घटाना है जो दिया है, तो 7 में 3 घटा सकते थे। इस तरीके से इसको न लिख करके हम चाहते तो 7 में 3 भी घटा सकते थे और बराबर 4 कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चों के लिए शुरू 2 ही समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे के नहीं समझ में आता, जबकि आगे वाली चीज बहुत ही और भी ज्यादा आसान होती है, जैसा यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो दूसरे पद को लिखें, फिर ऋण लिखें, फिर पहले पद को लिखें। पहले पद में भी ऋणात्मक है तो कोष्टक लगा करके लिखें और ऋणात्मक को फिर गुणा करके फिर आगे हल करें। और यदि आपको 2 धनात्मक मिल रहे हैं उसमें, तो 2 धनात्मक वालों को देखें और उसके पहले वाले से घटा दें, तो ये और भी आसान हो सकता है। तो दोनों तरीके हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो है वह है 1/3, फिर है 5/3, फिर है 9/3, फिर है 13/3। देखने में तो यह भिन्न है, लेकिन है भी देखने में ही क्या, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर समान है इसलिए यह हमारे लिए केवल देखने के लिए कठिन है, बाकी कठिन नहीं होगा। तो यहाँ भी प्रथम पद की बात अगर करेंगे तो प्रथम पद वह तो हमें देख करके ही समझ में आता है जो शुरुआत में है, अर्थात 1/3 है। बात करें अगर सर्वांतर की, तो सर्वांतर होगा, क्या होगा, दूसरा पद ऋण पहला पद 1/3 बराबर, जब भिन्न का हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे तौर पर इस तरीके से लिखते हैं। 3 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा और 3 से भाग देने पर 1 पंचे, और इस तरीके से 3 से भी देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1, तो 5 ऋण 1 4/3। तो यह आ गया सर्वांतर। हम इनमें से इसमें इसको घटाते तो भी यही आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो भी यही आएगा। 13 में 9 चले जाएंगे तो 4 आएगा, 9 में 5 4, क्योंकि यह सर्वांतर समान होगा। तो हम किसी भी 2 पद को ले और बाद वाले में पहले वाले को घटा दें, यहाँ यह कर सकते हैं। अब हम लेंगे चौथा सवाल। चौथे में हमें दिया है 0.6, फिर है हमारा 1.7 है, फिर 2.8 है, फिर है हमारा 3.9 है, फिर है इस तरीके से 16। अब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, जो प्रथम पद है वह होगा शुरुआत का पद a बराबर, यहाँ प्रथम पद को a कहते हैं, सर्वांतर को d कहते हैं, 0.6। सर्वांतर निकालने के लिए हमने क्या बताया है, दूसरे पद में पहले पद को या किसी भी पद में बाद वाले में उसके पहले वाले को, तो 1.7 ऋण 0.6। ठीक है। जब भी अगर दशमलव के बाद समान अंक हो, समान कहने का मतलब उतने ही अंक हो जितने इधर भी हैं, तो हम बिना दशमलव के भी से मान के हटाए लगा सकते हैं। 17 में 6 चले जाएंगे तो आएंगे 11, और बीच में दशमलव का एक अंक बाद एक अंक बाद दशमलव, इस तरीके से। लेकिन ऐसा तभी करें जब दशमलव के बाद उतने ही अंकों, बाद में मतलब अर्थात इधर, वरना दशमलव के बाद वाले में 7 में 6 गए 1, फिर दशमलव है तो दशमलव, फिर 1 में 0 है तो 1, इस तरीके से कर सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो यह सवाल बहुत ही सरल था, जिसमें से आपने देखा प्रथम पद तो देख करके ही लिख देना है, सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे में पहले को या किन्हीं भी पदों में से, जैसे कि यहाँ पर आसान था तो हम उसमें उसके पहले वाले पद से, उसके तुरंत पहले वाले पद से अगर घटा दें, मतलब पहले वाले पद को घटा दें तो क्या हो जाएगा, सर्वांतर निकल आता है। अब हम लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें क्या दिया गया है कि यह पता लगाना है कि यह जो दिया गया सूची है, जानकारी है, यह क्या है, एपी में है या नहीं है। अब यदि यह एपी में है तो हमें
क्या निकालना है, सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और आगे के 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो यह कैसे हम पता करेंगे, तो यह हम सर्वांतर निकाल के ही पता करेंगे कि यह क्या है, एपी में है या नहीं है। तो यदि सर्वांतर ज्ञात करने को ना भी बोलता तो हम बिना सर्वांतर ज्ञात किए इसे हल ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं लगा सकते कि एपी में है या नहीं है। कैसे, क्योंकि सर्वांतर के लिए क्या होगा, इसमें एपी में सर्वांतर समान होते हैं सभी पदों के लिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर करें, यह हमारा पहला पद है ए, दूसरा पद होगा तो क्या करेंगे, इसे हम A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3, A4, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ करते हैं तो लिखेंगे यहाँ क्या है, A2 ऋण A1 बराबर A2 में A1 को, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 4 में 2 को घटाने पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। फिर अब इसमें इसको घटा चुके तो अब हम इसमें इसको घटाएंगे, तो ये है A1 2 3 तो A3, ये है 2 तो A3 ऋण A2 बराबर हो जाएगा 8 ऋण 4 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, यहां से दिख गया कि यह सर्वांतर क्या है, इसका और इसका सर्वांतर समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि A2 ऋण A1 बराबर नहीं है A3 ऋण A2 के, अर्थात क्या होगा, इससे क्या पता चल जाएगा, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अब इसका निश्चित सर्वांतर नहीं होगा, इसलिए सर्वांतर भी यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब एपी में होता तब तो आगे के सर्वांतर और आगे के 3 पद ज्ञात करते। तो अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जो हमारा है वह है 2 है, फिर है 5/2 है, फिर है 3 है, फिर 7/2 है, फिर है इस तरीके से आगे के सभी पद। तो यहां हम करेंगे A2 में A1 को घटाएंगे, A2 हमारा है 5/2 ऋण 2 बराबर किसका गुणा इसके साथ मिश्र जैसे, तो 5 ऋण 2 दूनी 4/2, या तो हम इसे लघुत्तम से भी हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 2 को भाग दिए तो 1 आया, 1 से फिर अंश को गुणा किए तो 1 पंचे 5 आया, फिर 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो दोनों तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। 5 में 4 चले गए तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1/2। और आगे चलेंगे तो 2 में 1 को किए थे तो अब A3 में A2 को कर देंगे, तो A3 हमारा है ये 3 है, ऋण A2 ये है, तो 5/2 बराबर, अब इस बार 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 2 यहाँ 6 होता है, फिर जोड़ना रहता है मिश्र में, तो यहाँ घटाना है तो घटा देंगे, बटे 5/2, 6 में 5 चले गए तो 1/2। अब यह चूंकि समान आ गया है तो हम और आगे देखेंगे। तो अगला आएगा A4 ऋण A3 बराबर हो जाएगा 7/2 ऋण 3। अब हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ होगा तो 7 ऋण 3 दूनी 6/2 बराबर 7 में 6 चले गए तो 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समान आएगा और यहाँ पर ये सब इसी तरीके से आगे चल रहा है, इसलिए हम इसे कर देंगे आगे 100, इसी तरीके से आगे होता रहेगा।
ठीक है, अतः यहाँ सर्वांतर क्या है, यह एपी में है और सर्वांतर क्या होगा, 1/2 होगा। अतः यह एपी में है तथा सर्वांतर 1/2 है। ठीक है, यह तो हो गया। इसी में हमें एक बात और ज्ञात करनी थी कि आगे के 3 पद, अब आगे के 3 पद क्या होंगे, 1/2 जोड़ने पर आएगा। अतः अगले 3 पद जो होंगे तो 7/2 धन 1/2 आएगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 एक समान है अर्थात क्या होगा, 8/2, 7 एक जुड़ जाएगा 8/2, फिर 8/2 धन 1/2 बराबर 8 1 9/2 और 9/2 धन 1/2 तो 9 1 2 तो 10/2 है। अगले 2 पद है वो 8/2 और 9/2 और 10/2 हैं। यह हमारे अगले 3 पद हैं। ठीक है, तो यह इसी तरीके से हमें करना था। यदि एपी में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, एपी में है तो हमें सर्वांतर तो हमने निकाल दिया, सर्वांतर सभी में एक समान आ रहा है। तो यह एपी में है या नहीं है कैसे पता करना है, तो सर्वांतर देख करके अगर सभी में अंतर जो है एक समान है तो सर्वांतर है और वह एपी में होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में जो हमें पद दिए गए वह यह है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम अंतर निकालते हैं। तो यहाँ a2 ऋण a1 बराबर होगा, a2 हमारा है ऋण 3.2, फिर ये वाला ऋण आया और फिर a1 है हमारा ऋण 1.2, 2 बार ऋण आ रहा है इसलिए हमें इसे कोष्टक में लिखना होगा। अब ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो बराबर ऋण 3.2 धन 1.2, अब ये जुड़ जाएगा तो 2 2 4 आ जाएगा, फिर इधर दशमलव है 3 1 4 हो जाएगा और यह ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक ही रहेगा। ऋणात्मक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह के हैं इसलिए यह घट जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऋणात्मक के कारण ऐसी गलती हो गई है। यहाँ देखें यह ऋणात्मक है, धनात्मक है, विपरीत चिन्ह के हैं तो बिल्कुल घटेंगे, और यहाँ पर जब घटेंगे तो 2 में 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 3 में 1 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा और ऋण आएगा। ऋण 2.0 अर्थात हम इसे ऋण 2 कह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसी तरीके से आगे करते हैं। तो हम क्या निकालें, a3 ऋण a2 निकालेंगे जो हमारा है ऋण 5.2 ऋण 3.2, ऋण ऋण 3.2 बराबर ऋण 5.2 ऋण धन हो जाएगा 3.2 बराबर क्या आएगा, जब यहाँ 2 में 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ऋण इसी तरीके से ऋण 2.0 आ जाएगा बराबर ऋण 2 कह सकते हैं। ठीक है, या हम ये ना भी लिखे तो समझने के लिए है बस। फिर आती है बारी A4 में A3 को हटा देने पर A4 है हमारा ऋण 7.2 माइनस 7.3 है, ऋण 7.2 है, 3 नहीं है यहाँ, 3 नहीं है 2 है, तो ऋण 7.2 में हमें किसे घटाना होगा, ऋण 5.2 को। ऋण 5.2 है, यह ऋण ऋण फिर धन हो जाएगा तो बराबर ऋण 7.2 धन 5.2, इस तरीके से आएगा तो फिर वही चीज आएगा 0 बराबर ऋण 2। तो यहाँ यही चीज
आगे भी चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अतः यह एपी में है तथा सर्वांतर ऋण 2 है। अब जब एपी में है तो हमें सर्वांतर तो निकाल लिया, साथ ही साथ अगले पद को भी निकालना होगा, 3 पदों को। अतः अगले 3 पद जो होंगे वो क्या होंगे, तो इसमें हमें इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ऋण 7.2 धन ऋण 2 बराबर ऋण 7.2 ऋण 2 बराबर होगा ऋण 9। फिर ऋण 9 धन ऋण 2 बराबर ऋण 9 ऋण 2 बराबर 9.2 आएगा, यहाँ 0.2 भी, और 9.2 रहेगा यहाँ। तो यह हो जाएगा ऋण 9.2 में ऋण 9 तो ऋणात्मक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। यह दूसरा पद हो जाएगा। और फिर ऋण 11.2 में ऋण धन ऋण 2 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर ऋण 11.2 ऋण 2 बराबर आगे हो जाएगा ऋण 13.2। तो हमारे अगले पद हो गए, ये हो गए। जो 3 पद आके निकल के आ रहे हैं वह है, पहला है ऋण 9.2, फिर ऋण 11.2 और तीसरा है ऋण 13.2। यह पद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अगले 3 पद यह होंगे। तो अब हम लेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं, तो जिसमें हमें दिया गया है ऋण 10 है, फिर ऋण 6 है, फिर ऋण 2 है, फिर 2 है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ जो है A2 में A1 को घटाएंगे तो A2 ये है ऋण 6 ऋण फिर से ऋण 10 बराबर ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ऋण 6 धन 10। इस बार धनात्मक बढ़ा इसलिए धनात्मक आएगा, 10 में 6 चले गए तो 4 आया। फिर A3 में A2 को घटाएंगे, A3 यह है तो ऋण 2, फिर ऋण, अब ऋण के बाद A2 ऋण 6 है तो ऋण फिर से आया, तो इसे हमें कोष्टक में लिखना होगा। ऋण 2 ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो धन 6 बराबर फिर धनात्मक बड़ा है तो 6 में 2 चले गए तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर समान आया है, इसलिए हमें अगले को भी करके देखना होगा, पता लगाना होगा क्या अगले में भी आता है समान। तो A4 ऋण A3 बराबर 2 ऋण ऋण 2 बराबर 2 ऋण ऋण धन हो गया 2 बराबर 4 हो गया। अब चूंकि यह समान आ रहा है और पद भी ऐसी तरीके से आगे चलते जाएंगे, इसलिए हम मानेंगे कि सभी चीजें इसी तरीके से होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः यह AP में है तथा सर्वांतर क्या है, 4 है। अब कई बार हमें यहाँ पर इस तरीके से करने में क्या होती है, दिक्कत जाती है यहाँ पर। तो यह हम लिखने से पहले इन चीजों को निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखते हैं अगले 4 पर। तो 2 धन 4 बराबर 6 और क्या आएगा, 6 धन 4 बराबर
10 और 10 धन 4 बराबर 14। तो अब लिख सकते हैं अतः अगले 3 पद 6, 10 और 14 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखने में क्या हो जाएगा, आसानी होगी यदि हम ये काम यहाँ न लिख करके यहाँ कर दें। तो जैसा भी आपको करना तो उतना काम है, चाहे एक साथ करें चाहे अलग से कर सकते थे। तो अब हम लेंगे 5वां सवाल। 5वें सवाल में यहाँ पर वर्गमूल भी आ गया है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन फिर भी यह भी बहुत आसान है। कैसे देखते हैं। तो यहाँ a2 ऋण a1 बराबर a2 दूसरा पद 3 धन वर्गमूल 2 ऋण पहला पद अर्थात 3 में 3 चले गए तो शून्य बचा, वर्गमूल 2 बस बचा। फिर a3 में a2 को करेंगे तो a3 ये है 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 3 धन वर्गमूल 2। तो यह चूंकि एक से ज्यादा पद आ गया इसलिए हमें कोष्टक लगाना होगा। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण का गुणा होगा तो चिन्ह बदलते जाएंगे, ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2 बराबर। यहाँ देखें तो 3 में 3 चला गया तो क्या बच गया, शून्य हो गया, यह पद विलोपित हो गए, हट गए। 2 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 चला गया, इसलिए क्या बचा, वर्गमूल 2 बचा। 1 वर्गमूल 2 अर्थात वर्गमूल 2 बचा। अब बारी आती है a4 ऋण a3 की। a4 है 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण यह वाला पद आएगा तो 3 धन 3 नहीं है 2 है 2 वर्गमूल 2 बराबर। फिर से ऋण का गुणा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर। 3 में 3 चले गए तो शून्य हो गया, कोई मतलब का नहीं। 3 वर्गमूल 2 में 2 वर्गमूल 2 चले गए तो 3 में 2 चला गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, अर्थात वर्गमूल 2 बचा। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो यही से समझ जाते हैं कि यह 3 ऋण 3 शून्य 3 ऋण 2 में यह ऋण आएगा तो हम ये आएगा, तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन तभी लिखना और आदत डालना जब आप क्या हो निश्चित हो कि आपके समझ में आता है, वरना एक सवाल में तो याद कर लोगे, जरूरी नहीं है कि अंक थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो हम अब इसी तरीके से यहाँ पर यह है वही चीज आगे बढ़ रहा है, तो हम इस तरीके से यह मानते हैं कि यह पद इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पद आगे इसी तरीके से हैं। तो अतः यह AP में है तथा सर्वांतर क्या है, वर्गमूल 2 है। अब सर्वांतर है, अब अगले पद को जानना है तो अगले पद में हमें वर्गमूल 2 को सर्वांतर को जोड़ना होगा, तो 3 धन वर्गमूल 2 बराबर आता है 3 धन वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को जोड़ देंगे तो आगे आएगा, यहाँ पर 3 धन 3 वर्गमूल 2 है तो 3 धन के बाद क्या जाएगा, बराबर 3 धन 4 वर्गमूल 2। इसी तरीके से इसमें अगले में एक वर्गमूल 2 जोड़ूंगा तो 5 वर्गमूल 2 होगा, लेकिन कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए अब मुझे इसमें भी करना होगा। 3 धन 4 वर्गमूल 2 में फिर से वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो 3 धन 4 1 5 वर्गमूल 2, वही चीज फिर से करेंगे, 3 धन 5 वर्गमूल 2 में एक वर्गमूल 2 और जोड़ देंगे तो 3 धन 6 वर्गमूल 2 हो जाएगा। अतः लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद, अब जो ये आए हैं वही लिख देंगे। 3 धन 4 वर्गमूल 2, 3 धन 5 वर्गमूल 2 और 3 धन 6 वर्गमूल 2 हैं। यहाँ हम देख भी रहे हैं कि
1 वर्गमूल था, फिर 2 वर्गमूल 2 आया, फिर 3 वर्गमूल, तो अगला 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि 1 वर्गमूल 2 का सर्वांतर है वो जुड़ता जाएगा। अब हम लेंगे छठा सवाल। तो छठे सवाल में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 0.2 है, फिर है 0.22 है, फिर 0.222 है, फिर है 0.2222 है, और इसी तरीके से अर्थात 2 2 2 2 बढ़ता जाएगा हर बार एक एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें मिलता है, यहाँ A2 ऋण A1 बराबर 0.22 ऋण 0.2। दशमलव के बाद दशमलव के इधर उतने ही अंक हैं, तो यहाँ पर अगर हम वैसे देखें तो 22 में 2 चले गए तो बचेंगे 20, तो बराबर 0.20 अर्थात 0.2 बोलना हमें एक एक करके इसलिए, लेकिन हम अगर सरलता से समझना चाहें तो 22 में 2 चले गए तो 20। अब A3 ऋण A2 करें तो बराबर A3 करते हैं तो ऋण 0.222 ऋण 0.22 बराबर, यहाँ 222 है और 200 यहाँ 200 है ही नहीं, तो इसके आगे हमें क्या मान लेना है, 1 शून्य इस तरीके से मान लेना है। तो अब यहाँ जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 222 में से 220 चले जाएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा 0.002। ठीक है, यह समझने के लिए था, तो इस तरीके से कर देते हैं। अब यहां से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो सर्वांतर आया था दूसरा है, यहाँ सर्वांतर दूसरा है, तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए क्या बोलेंगे, अतः दिया अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, जब AP में नहीं है तो ना सर्वांतर निकालना है, ना ही हमें अगले 3 पद निकालने हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे 7वें सवाल की ओर। तो यहां देखते हैं, यहाँ A2 ऋण A1 बराबर A2 हमारा ऋण 4 है, ऋण 0 घटाने पर कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए ऋण 4। A3 ऋण A2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 है ऋण 4, फिर है A2 ऋण 4 बराबर यह है हमारा ऋण 8। अब ऋण 8 ऋण ऋण हो जाएगा धन 4 बराबर ऋण 8 में 4 चले गए तो ऋण 4 आया। फिर A4 में A3 करेंगे तो A4 है ऋण 12, फिर ऋण 3 है ऋण 8 बराबर ऋण 12 धन 8 बराबर हो जाएगा ऋण 4। अब ये तीनों समान हैं, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि यह AP में है, अतः यहाँ यह AP में है। अब जब AP में है तो क्या लिखेंगे, AP में है तथा सर्वांतर ऋण 4 है। अब ऋण 4 जोड़ के अगले पद निकालने हैं, तो ऋण 12 धन ऋण 4 अर्थात होगा ऋण 12 ऋण 4 बराबर आ जाएगा ऋण 16, फिर ऋण 16 धन ऋण 4 बराबर ऋण 16 धन ऋण ऋण हो गया 4 बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 20, फिर
ऋण 20, फिर धन ऋण 4 बराबर ऋण 20, ऋण 4 बराबर ऋण 24। तो अतः हमारे अगले तीन पद जो हैं वो हैं ऋण 16, ऋण 20, ऋण 24 हैं। अब हम लेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल जो हमारा है वह है ऋण 1/2, फिर है ऋण 1/2, फिर है ऋण 1/2 और फिर ऋण 1/2 और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक ही चीज है, यानी कि सर्वांतर समान होगा तब तो एक ही चीज आएगी, तो इसे कह सकते हैं। लेकिन हमें दिखा करके करना है, इसलिए सारी चीजें लिखना होगा। A2 ऋण A1 बराबर ऋण 1/2, ऋण 1/2 बराबर हो जाएगा ऋण 1/2 धन 1/2 बराबर, वही चीज में जोड़ना है वही चीज घटाना है तो शून्य होगा। A3 ऋण A2, फिर से A3 भी वही है A2 भी वही है, तो हम सीधे तौर पर शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी लिख देते हैं, इस बार यही वाला आएगा वही चीज, बस ये वाला। तो ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2 धन 1/2 बराबर शून्य। इसी तरीके से A4 ऋण A3 बराबर, पूरी चीजें वही हैं, ऋण ये वाला आएगा ऋण, पर है तो वही ऋण, फिर ये वाला ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2, यह हो जाएगा धन 1/2 बराबर हो जाएगा शून्य। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, तीनों के सर्वांतर एक समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में होगा। अतः यह AP में है तथा सर्वांतर शून्य है। अब जब सर्वांतर शून्य है तो हम जब शून्य जोड़ेंगे तो अगले पद भी क्या होंगे, वही के वही रहेंगे, तो इसलिए हम इसे सीधे तौर पर लिख सकते हैं, इस तरह से हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अतः अगले तीन पद भाई ऋण 1/2 में शून्य जोड़ेंगे तो ऋण 1/2 आएगा, फिर इसमें भी शून्य जोड़ेंगे तो ऋण 1/2 ही आएगा, फिर इसमें भी शून्य जोड़ेंगे तो ऋण 1/2 ही आएगा। तो यही है। अब हम लेंगे 9वां सवाल। 9वें सवाल में यह हमें दिया गया है, तो यहाँ A2 ऋण A1 करेंगे तो 3 ऋण 1 बराबर आता है 2, फिर A3 ऋण A2 करेंगे, A3 है 9 और ऋण A2 हमारा है 3 बराबर है 6। ये दो अलग अलग हो गए, ये बराबर है ही नहीं, तो हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि A3 ऋण A2 बराबर नहीं है A2 ऋण A1, तो लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है अगले सवाल की। जो अगला सवाल है वह है A 2A 3A 4A, तो A 2A 3A और 4A और इसी तरीके से आगे। तो यहाँ देखेंगे जो यहाँ है A2 ऋण A2 है 2A, A1 है A, बराबर आएगा हमारा A। फिर A3 में A2 को घटाने पर A3 है 3A,
A2 है ऋण 2A। 3A में 2A चले गए तो 1A अर्थात A बचा। A4 ऋण A3 बराबर 4A ऋण 3A बराबर A। तो यहाँ सब समान हैं, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह AP में है तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा, A है। अब जब यह सर्वांतर भी आ गया तो अगले 3 पद की बारी आएगी, तो हमें A जोड़ना होगा। अतः अगले 3 पद, अब हम 4A में एक A जोड़ देते हैं तो 5A आ जाता है। 5A में एक A और जोड़ देंगे तो 6A आ जाएगा। 6A में एक और A जोड़ देंगे तो 7A है। तो इसमें आसानी से था, इसलिए हमने अलग से जोड़ करके नहीं बताया। A ही तो जोड़ना था, तो एक A जोड़ेंगे तो एक A बढ़ता जाएगा, अर्थात उसके गुणांक बढ़ते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ। अब हम लेंगे 11वां सवाल। तो 11वां सवाल देखते हैं, जो हमें दिया गया है वह है a का वर्ग, फिर a का घात 3, फिर a की घात 4, इसी तरीके से घात बढ़ती जाएगी। तो यहाँ A2 ऋण A1 जब करेंगे तो a का वर्ग ऋण a, दोनों पदों में हमें a उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो a ऋण 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगर बात करें तो A3 ऋण A2 की, तो a ऋण a का वर्ग आएगा। यहाँ पर a का वर्ग कॉमन लेंगे तो आएगा a ऋण क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यह दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 की घात 2 है। यह तो ठीक है, एक ही चीज है, पर यह अलग अलग हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं होगा, क्योंकि A2 ऋण A1 बराबर नहीं है A3 ऋण A2, अतः यह AP में नहीं है। तो यहीं से हमें आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई समान अंतर होने चाहिए थे, जब समान होगा तब तो आगे बढ़े। शुरुआत में ही जब मिल गया कि अभी अलग हो गया तो आगे क्यों जाएंगे हम, जब हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये रास्ता तो गलत है, फिर भी हम आगे जाके क्यों चेक करें। तो यहीं से इसकी कहानी खत्म होती है। अब हम लेंगे 12वां सवाल। तो 12वां सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर इनके गुणनखंड हो सकते हैं, तो आगे हम इसे और हल करेंगे तो देखेंगे कि 8 का क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से। तो यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 वर्गमूल 2, हम सभी में वर्गमूल 2 लाना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ लिख सकते हैं या वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2। अगर 18 की बात करें तो 18 होता है 2 गुणे 9, 9 को बात करें और आगे तोड़ें तो 3 गुणे 3, तो 3 का क्या आता है, बाहर आ जाता है, और तो क्या आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। फिर अगर यहाँ बात करें तो 16 क्या होता है, 2 गुणे 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, इसलिए 4 वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम में आ गए हैं, इसलिए यह क्या होंगे, सभी होंगे, लेकिन कैसे होंगे हमें दिखाना होगा। तो यहाँ क्या आएगा, A2 ऋण A1 बराबर 2 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 चले गए तो 1 वर्गमूल 2 अर्थात वर्गमूल 2 बचा। फिर A3 ऋण A2, तो A3 का मान आएगा 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 2,
ठीक है, कुछ इस तरीके का सवाल हम पिछले किसी सवाल में कर चुके हैं, वर्गमूल वाले ध्यान से देखेंगे तो। अब हम चलेंगे तो ये 3 में 2 चले गए तो क्या बचा, 1 वर्गमूल 2 अर्थात वर्गमूल 2, वहां वर्गमूल 2 आ रहा था 3 धन वाले में, और 1 ऋण A3 बराबर फिर है 4 वर्गमूल 2 में 3 वर्गमूल 2 चले गए तो 4 में 3 1 अर्थात वर्गमूल 2। यहाँ पर समान है तो इसलिए क्या होगा, AP में होगा। अतः यह AP में है तथा सर्वांतर वर्गमूल 2 है। अब अगले 3 पद जो जानने हैं तो वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 बराबर 5 वर्गमूल 2, फिर 5 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा 7 वर्गमूल 2। कैसे आया ये देखते हैं। 4 है यहाँ, 4 में यहाँ पर गुणांक 1 है, 4 में 1 जोड़ेगा तो 5 आएगा। यह जैसे x y z जोड़ते हैं तो वैसे ही वर्गमूल क्या होते हैं, जुड़ते घटते नहीं है अंदर, ठीक है, सिर्फ उनके गुणांक जुड़ते घटते हैं। लेकिन जब गुणा या भाग होता है तो वर्गमूल के अंदर वालों का भी आपस में गुणा या भाग हो जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल के बाहर है जो गुणा हो रहा है वही क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, इसलिए यह आया तो हो जाएगा। अतः अगले तीन पद जो है हमारे 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 हैं। अब हम बात करें तो 13वें सवाल की, जो हमें दिया गया है अगर हम इसे देखें तो अगर हम चाहें तो जो हमारा वास्तविक सवाल था उस रूप में भी चेंज कर सकते हैं। अगले 3 पद हैं, या इसे आगे भी लिख सकते हैं, या 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर 6 6 के 36, 6 का वर्ग 36 दूनी 72 हो जाएगा, और 7 49 दूनी 98 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी यह भी लिख सकते हैं, या हैं, यह भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। 13वां सवाल है जो है हमारा, वह है वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 9, वर्गमूल 12 और इस तरीके से आगे है। तो यहाँ काम वही है, ये 2 ऋण A1 निकालना है, बराबर वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, अब क्या यह घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम A3 ऋण A2 करते हैं तो वर्गमूल 9 ऋण वर्गमूल 6। लेकिन क्या हमें इस तरीके से पता चलता है कि यह एक समान है या नहीं है? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, इसमें से घटाने पर तो 9 में 6 3 3 3 ऐसे दिख रहा है समान है, पर वास्तविकता में ये घटते ही नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। तो हमें कुछ न कुछ ऐसा तरीका लगाना होगा कि इससे हमें स्पष्ट पता चले कि यह समान है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वर्गमूल 3 है, अगर हम वर्गमूल 3 क्या कर दें, उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ गुणनफल भागफल तो होता है, इसलिए वर्गमूल 2 बचेगा, ऋण 1 बचेगा, 3 दूनी 6 आया। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो अगर वर्गमूल 3 गुण वो उभयनिष्ठ ले लें तो 3 त्रिकाई 9 होगा, तो वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल
2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि वर्गमूल 3 गुणे ये है, वर्गमूल 3 गुणे ये है, तो ये बिल्कुल अलग चीज है, अतः यह क्या है, समान नहीं है। तो चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है, या ऋण बोले बराबर नहीं है a3 ऋण a2, अतः यह क्या होगा, AP में नहीं है। बस, तो हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ढूंढना होगा जिससे हमें स्पष्ट रूप से हम कह सकें कि बराबर नहीं है या है। यहाँ दुविधा में थे कि इसका क्या मान आएगा, क्या नहीं आएगा, जुड़ घट के क्या होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज समान है। अब बचा हुआ जो अतिरिक्त चीज है वह बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। अब हम लेंगे 14वां सवाल। यहाँ वर्ग में सवाल दिया है, अभी तक के सवाल वर्गमूल थे, तो अब हम इसे क्या है, अंतर स्पष्ट समझ में आए, इसे पहले वर्ग निकाल करके कर देते हैं। तो या 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा। यह तो बहुत ही आसान सा काम था। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ क्या है। तो a2 ऋण a1 बराबर a2 यह है 9, a1 हमारा 1 है, तो 9 ऋण 1 बराबर 8 आ गया। a3 ऋण a2, तो ये a3 है 25 ऋण a2 हमारा 9 है, यह आ गया 25 में 9 चले गए 16। यहाँ फिर से क्या है, बराबर नहीं है, ये 8 है, यहाँ 16 है। तो चूंकि a2 ऋण a1 बराबर नहीं है a3 ऋण a2, अतः क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है। ठीक है, तो यह AP में नहीं होगा। नहीं होगा तो न सर्वांतर चाहिए, न तो हमें अगले 3 पद चाहिए। अब हम लेंगे 15वां और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, जो है फिर से वर्ग के रूप में ही है। 1 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, फिर 7 का वर्ग है, और फिर अंतिम में 73 दिया है, वर्ग के रूप में नहीं दिया है। तो यहाँ देखते हैं, तो फिर से हमें इसी तरीके से करना होगा, सभी का वर्ग पहले निकालना होगा। तो 1 का वर्ग आता है 1, 5 का वर्ग आता है 25, 7 का वर्ग होगा 49, और फिर ये 73 तो दिया ही है, और आगे इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ a2 ऋण a1 करेंगे तो 25 में 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। फिर a3 में a2 की बारी आती है, तो a3 हमारा है यहाँ पर 49, a2 है 25, यहाँ घटाएंगे तो 9 में 5 चले जाएंगे 4, 4 में 2 चले गए तो 2। फिर है, अब बराबर आ रहा है तो आगे हम हल करके चेक करेंगे कि आगे वाला भी बराबर है या नहीं। तो a4 ऋण a3 बराबर a4 है हमारा 73, ये वाला, और इसको घटाएंगे 49 बराबर ये 3 यानी 13 में 9 गए 4, इसने हासिल दिया था तो ये अच्छा हो गया, कम हो गया, 4 में 4 गए तो 2। यहाँ पर समान आ रहा है, अतः यह AP में होगा। अतः यह AP में है तथा सर्वांतर 24 है। अब सर्वांतर 24 है तो अगले पद भी हमें ज्ञात करने होंगे। तो अगले पद हमारे क्या आएंगे, 73 धन 24 बराबर 4 3 7, 7 2 9। फिर 97 धन 24 बराबर 7 4 11 और 9 2 11, 1 हासिल 12, और 121 धन 24 बराबर 4 1 हमारा हो जाएगा 5, 2 2
4 और 1 कुछ नहीं है तो 1, तो 145। तो अतः अगले तीन पद अगले तीन पद 97, 121 और 145 है। तो यह था हमारा अंतिम सवाल, जो कि बहुत ही सभी सवालों की तरह आसान था। बस किसी सवाल में कुछ अतिरिक्त काम है, बाकी यहाँ से हमें जो काम है वह सभी में करने हैं। सर्वांतर निकालना है, सभी का अंतर अलग अलग। अब निकाल के पता लगाना कि यदि वो समान है तो एपी में होगा, और यदि समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। कई बार हमने यह भी पढ़ा कि यहाँ पर तीसरे को भी हल करते हैं, पर बात करें क्या उसकी आवश्यकता है? इतना करने के बाद तो बिल्कुल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पर से ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से दोनों रास्ते चले गए हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपका गलत रास्ता है, तो क्या आप आगे जाके और चेक करोगे कि इधर से है कि रास्ता है कि नहीं है? बात अगर जानकारी नहीं है तो नहीं जाओगे ना, आप तो इधर ही जाओगे, इधर है, भले ही आगे से हो या ना हो, तो यहाँ से ये रास्ता खत्म हो जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ में आएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द करेंगे और लाइक करेंगे, साथ ही साथ दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, अपने मित्रों को, संबंधियों को दिखाएंगे, जिससे वो क्या करें, उन्हें भी बहुत ही मदद मिल सके, वह भी आसानी से सीख सकें। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे हम अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।